भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। तो आज ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये टॉपिक है ना यूजीसी है, वो जो कॉलेज कंडक्ट करवाती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये हर एग्ज़ाम में है ना, मतलब हर एग्ज़ाम में अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो लगभग जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी बैठेगी। दूसरी बात, आपके मतलब 2-4 नंबर है ना कहीं नहीं जाने वाले हैं, और 2-4 नंबर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ना मैं, जितनी भी मतलब चीज़ें मैं अभी करता हूँ तो वो सब मैं अपने लिए बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है ना, जीके है जो मेरी, मैं आपको भी शेयर करूँ। तो बिना किसी देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सब शायद जानते ही हो गए कि 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद, ठीक है, और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद है ना अंग्रेज़ों को है ना पूरा का पूरा वो हो गया था कि अब हम इंडिया पे राज कर सकते हैं। अब वो राज कर सकते हैं तो इसका मतलब उनको राज करने के लिए रूल रेगुलेशन के लिए उनको लॉज भी चाहिए, जो कानून होते हैं। तो वही कानून बनाने के लिए है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो शासन कर अपने अनुकूल करने के लिए उन्होंने है ना समय समय पे है ना कई एक्ट बनाए। एक्ट होता है कानून का एक रूप होता है एक्ट, ठीक है दोस्तों। कई समय समय पे चल के उन्होंने कई एक्ट बनाए जो आगे चल के है ना भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बन गई। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको वो ट्राई करूँगा कि जो स्पेसिफिक जो एक फॉर्मेट होता है ना, मतलब आपने बहुत जगह देखा होगा मिक्स कर देते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो मैं मतलब एक फॉर्मेट से करवाऊँ और एक बढ़िया तरीके से करवाऊँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम योजनाओं के 2 भागों में बांटा गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो दोस्तों ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। तो उस समय ऐसे हुआ था ना कि जो पहले उस समय ना ब्रिटेन में ना वो क्राउन प्रिंस वाला था, मतलब ताजशाही वाली चीज़ें थी। तो उन्होंने है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को है ना दे दिया पावर कि जाओ आप किसी भी कंट्री से, मतलब आप जाओ ट्रेड करो, कुछ भी करो। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो 1773 से लेकर 1885 तक केंद्रीकरण थी, ठीक है। और इन्होंने टाइम पे कई एक्ट बनाए। मैं आपको पहले जो मेन होता है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डीपली भी पढ़ाऊंगा। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ। तो देखो दोस्तों, जैसे कि जो पहला एक्ट आया हुआ था ना वो था द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। जो दूसरा एक्ट था 1753 का, ये पहला था, और दूसरा था 1858 का दूसरा एक्ट जो भारत शासन अधिनियम था। और जो फिर तीसरा एक्ट था वो था 1781, और फिर जो चौथा था वो है भारत परिषद एक्ट 1861। फिर जो पांचवा है वो है 1800, दोबारा से मैं बता देता हूँ यार क्लियरली, तो आशा क्या कर रही है यार। तो मतलब जो पहला एक्ट था द रेगुलेटिंग एक्ट वो 1773 में आया था। जो दूसरा था भारत शासन अधिनियम वो 1858 में आया था। जो तीसरा एक्ट था 1781 में जो आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वो तीसरा एक्ट था। और फिर चौथा एक्ट था जो भारत परिषद अधिनियम था वो 1861 में आया था। फिर आपका द पीस इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है। तो ये है ना डेट का है ना, मतलब थोड़ा आगे पीछे है। अगर मैं भी जो पढ़ाऊंगा ना तो वो बिल्कुल एकदम पूरा फॉर्मेट से होगा, ये मैंने किसी सोर्स का यूज़ करके मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 1786 में का एक अधिनियम आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, 1793 का चार्टर्ड एक्ट। फिर 1813 में एक एक्ट आया चार्टर्ड एक्ट, मतलब कई चार्टर्ड एक्ट आए 1833, 1853। तो इनमें जो मेन बात है ना वो आप अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अब ये देखो दोस्तों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी से ना पावर छीन लिया था वहाँ की महारानी एलिजाबेथ, या फिर जो भी उस टाइम के मतलब एलिजाबेथ थी उस समय, तो उन्होंने जो छीन लिया था ना तो वो सीधे अब क्राउन रूल्स के अंदर आ गए थे। जो क्राउन रूल्स का था ना विकेंद्रीकरण, वो था 1858 से लेकर 1947 तक। और ये पूरा का जो पीरियड था ना, 2 पीरियड है, मतलब मैंने आपको जैसे बता रहा हूँ 2 पीरियड है इसके अंदर, ठीक है। 2 पीरियड है, ये देखिए 2 पीरियड है। एक तो है 1753 से लेकर 1753 से 1858 तक। जो दूसरा था वो है आपका 1858 से लेकर 1947 तक का। तो जो ये 2 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप है ना नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में। अब आते हैं सीधे दूसरे वाले पे, जो दूसरा चरण था विकास का, जिसमें क्राउन वाला
था सीन। देखो फिर 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आया, 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, 1892 में फिर एक और 18 परिषद अधिनियम आया। तो जितने भी थे ना ये क्राउन प्रिंस के अंदर में, फिर 1919 में जो माल्टो मिल्टो वाला था वो, मतलब अभी तो ये परिषद है, उसमें अंदर में बताऊंगा मैं आपको क्या था। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही मेन है। भारत शासन अधिनियम 1935 अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी आप देख रहे हो ना तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सीधे के सीधे हम अपने जो हम पढ़ रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही है ना महारानी एलिजाबेथ है ना 15 वर्षों के लिए ना जो व्यापारिक समझौता है ना, जो मैं आपको बता रहा था, वो 15 वर्षों के लिए व्यापारिक समझौता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उनको दे दिया संचालन के लिए। और उनका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसमें है ना 24 सदस्य थे, ठीक है। इसके अंदर में 24 सदस्य थे, एक गवर्नर था और 24 सदस्य थे, ठीक है। और 1726 द्वारा जो उन्होंने है ना एक नोट साइन करके दे दिया, एक पर्चा साइन करके दे दिया, एक एपिग्राफिक जैसे कि राजलेख होता है ना, जैसे कि राजपत्र जैसा होता है, तो उन्होंने वो साइन करके दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, महारानी एलिजाबेथ ने दिया था 1726 के अंदर में, ठीक है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई की प्रेसिडेंसी है ना, क्यों गवर्नर की नियुक्ति की गई, ठीक है। उनके में ना गवर्नर की नियुक्ति की गई और उनमें ना परिषद विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई कि आप लोग है ना राज करने के लिए परिषद बना सकते हैं। अब देखो उसी के अंदर है ना जो पहला आया ना, मतलब जो ये देखो, ये तो बुक में अगर आप लूशन की बुक में पढ़ोगे ना तो आपको ये मिलेगा 1773 वाला पहला एक्ट। लेकिन इसमें एक मैंने ऐड करवा दिया किसी से कि 1726 का जो मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, तो वो है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य था ना कि पारित करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो कंपनी है ना अपने कार्य को है ना भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों से है ना नियंत्रित कर सके, ठीक है। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वो है ना अपने जो कार्य को है वो इंग्लैंड और भारत दोनों से शासित कर सके, इसका मेन लक्ष्य था। अब इस एक्ट में क्या क्या था मैं बता रहा था ना कि मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। अब इस एक्ट में ये था कि जो भारत शासन जो द रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसमें ना एक भारत का बंगाल का एक गवर्नर होगा, बंगाल का एक गवर्नर जनरल कहा जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है, बंगाल का, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए 14 सदस्यों वाला ना परिषद होगा, ठीक है। बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बम्बई गवर्नर होंगे, यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा ना और उसी के अधीन यानी कि उसके नीचे रहेंगे जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर होंगे, ठीक है। अब बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो है वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अब ये आपको है ना याद रखना है। अब इस अधिनियम के अंदर में है ना एक और था कि 1774 में है ना कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा, जिसका मुख्य न्यायाधीश 3 न्यायाधीश होंगे। 1774 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य उनके साथ में काम करने वाले होंगे वो होंगे। अब इनके जो मेन ये क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट न्यायाधीश थे कोलकाता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो कौन थे, तो वो थे हमारे सर एलिजा इम्फे जो पहले मुख्य न्यायाधीश जो पहले मेन थे, ठीक है। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे क्या नाम है उनका, सर एलिजा इम्पे 1774, ये आपको याद रखना है। और अन्य न्यायाधीश कभी पूछ लेता तो आप मतलब शॉर्ट में याद कर लीजिए, हाइट चेबर और लिमिस्टर। और छठी मेन पॉइंट इस अधिनियम की ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना इसके है ना जो कार्य थे वो बढ़ा दिए गए, 3 से कर दिए 4 वर्ष, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, 3 से 4 साल कर दिया गया, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब फिर आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना, इसमें है ना एक संशोधित कहा जाता है, मतलब ये है ना वो 1773 के अंदर में यानी एक संशोधित एक्ट है, ठीक है। तो वो याद रखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका जो मतलब एम था ना वो ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी खामियां थी ना, जो त्रुटियां थी उनको दूर करना। और इसका दूसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानों प्रदेशों के लिए विधि बनाएंगे, यानी कि उनके लिए ना कानून बनाएंगे। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के लिए है ना, तीनों चीजों के लिए कानून बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और उनका जो राजस्व अधिकार है ना वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और फिर 5वां इसका पॉइंट मेन है एक्ट, 5वां जो एक्ट आया था, मतलब जो 5वां एक अलग से एक्ट है, तो वो है 1784 का था पीट्स इंडिया एक्ट। यहाँ से पीट्स इंडिया एक्ट की शुरुआत हो गई थी।
वो पीट्स इंडिया एक्ट, यह अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट की विस्तृत रूप था। यानी कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना, उसी को है ना एक्सपैंड कर दिया गया, यानी कि उसी का है ना व्याख्या करके एक्ट, जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का है वो लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब इस एक्ट में क्या क्या खास बातें थी, तो इस एक्ट में खास बातें ये थी कि इस अधिनियम के अंदर में है ना 6 नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 1784 याद रखना है, द पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था कि जो सेटलमेंट वाला एक्ट था उसी का विस्तृत रूप है, और इसमें ना 6 सदस्य वाला नियंत्रण मंडल की नियुक्ति की गई। ठीक है, और इसमें है ना ब्रिटिश संसद द्वारा कानून, ब्रिटिश संसद थी ना, ब्रिटिश संसद द्वारा की गई, यानी कि अब सीधे है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना ये मतलब कंट्रोल धीरे धीरे करना चाह रही थी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और दूसरा इसकी मेन पॉइंट क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना वो सैनिक असैनिक मामले देखेगी, और राजस्व मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के व्यापारिक कार्य की पूर्ण नियंत्रण करेंगे। तो जो 2 तरह के बना लिया यहाँ पर, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना, मतलब 2 तरह के, मैंने ना 2 तरह से बांट दिया, मतलब कैसे राज रूल करना है, तो 2 बना दिया इसमें, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया इन्होंने और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना वो सैनिक असैनिक मामले देखेंगे। ठीक है, और जो राजस्व के मामले होते हैं ना, जो जितने भी राजस्व के मामले होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी व्यापारिक और जितने भी राजस्व के पैसे का लेन देन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखने लगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज है, तीसरा पॉइंट, कि जो गवर्नर जनरल थे ना, जो इनकी परिषद थी, उनको 3 से 4 कर दी गई। ठीक है, इस समय इंग्लैंड की जो कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत में नियुक्त अधिकारियों के अवैध कार्य पर मुकदमा चलाना था। यानी कि इसमें ना एक और चीज किया गया कि इंग्लैंड में ना कोर्ट बना दिया गया। अब जितने भी करप्ट ऑफिसर्स होते थे ना इंडिया में और ब्रिटेन के या इंडियन, तो उनके ऊपर है ना चलती थी मुकदमे। तो ये आपको याद रखना है। और फिर आता है 1786 का तो अधिनियम, 1786 का अधिनियम आता है। इसमें क्या था कि जो बंगाल के जो गवर्नर को है ना ज्यादा शक्ति मिल गई, अतिरिक्त शक्ति मिल गई। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को है ना प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तथा अन्य विशेष अवस्थाओं में अपने परिषद को और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, मतलब इमरजेंसी के दौरान में ना वो मतलब वो है ना एक्शन ले सकते थे, वो मतलब पावर था उनके पास कि वो एक्शन ले सकते थे। इसका उद्देश्य क्या था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, प्रथम मुख्य सेनापति दोनों शक्ति ही चाहते था। ठीक है, अब आता है 1793 का चार्टर्ड अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट। वो क्या था, उसके अंदर में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को है ना लिखित विधियों द्वारा प्रशासनिक नींव पड़ गई। ठीक है, मतलब अब रिटर्न में जो जितने भी लॉज होते थे ना वो रिटर्न में होने लग गए। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। जितने भी लॉज थे वो अब रिटर्न में हो गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को है ना 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी जो व्यापारिक वो थे ना, तो इसके अंदर में क्या था, जो तीसरा था वो ये था कि सभी है ना सभी कानूनों को, विनियमों को व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया कि अगर कोई भी लॉ है तो वो मतलब चेंज करना है तो वो पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट का जो था ना पावर, वो पूरा कोर्ट को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को जो अब सैलरी मिलती थी, जो मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल सैनिक असैनिक मामले होते थे, अब वो है ना उनको जो मिलती थी वेतन, वो भारतीय कोष से वेतन दिया जाता था। यानी कि पहले ना ब्रिटेन से वेतन उनको मिलती थी वहाँ के रेवेन्यू से, अब इनको यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करके अब इन्हीं को देने लग गए। यानी कि इंडिया को लूटना शुरू कर दिया था भाई। ठीक है, ये इसके अधिनियम थे। अब आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि जो कंपनी का जो एक अधिकार था ना वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, राज्य नियंत्रण। ठीक है, वसूली मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना बहुत ज्यादा उसका शोषण करके प्रॉफिट दे रही थी एक तरह से। भारतीय व्यापार का कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, अब पहले ये था कि अब खाली है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो मतलब उनका अकेला नहीं अधिकार है कि पहले ऐसा होता था ना कि किसी को भी ट्रेड करना है ना तो वो जैसे कि मुझे अपना मैं इंग्लैंड का हूँ और मुझे अपना पैसा लगाना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मुझे ट्रेड करना है तो मुझे है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी से है ना इनके थ्रू मतलब ट्रेड करना पड़ेगा इंडिया में। मुझे अगर कोई भी कंट्री को अगर ट्रेड करना है, कोई भी देश को व्यापार करना है इंडिया से, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू में होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होगा। बट अब क्या हो गया कि कोई भी जो ब्रिटेन का लोग होगा ना, अब
जब 1813 में ये एक्ट आया कि कोई भी ब्रिटेन का जो बंदा होगा ना वो व्यापार कर रहा है तो वो डायरेक्टली मतलब कर सकता है इंडिया से। और चाय के लिए है ना चीनी के व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा। ठीक है, स्थानीय स्वायत्तता स्थानों को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब जो लोकल गवर्नेंस बॉडी होती थी ना, अब वो भी टैक्स लगा सकती थी। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट दे दी धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है, ये भी मतलब 1813 में आया था। कंपनी को भारत में शिक्षा पर तकरीबन लाख रुपए के आसपास के वार्षिक खर्च के सब प्रावधान किया गया। और इस बजट को है ना लॉर्ड वुड्स के अनुशंसा पे की गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अब वो अपने रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए है ना, ईसाई धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने इतना बजट बना दिया। और ईसाई धर्म की जो अंग्रेजी शिक्षा थी ना, उसकी नींव भी 1813 में पड़ी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब आता है 1833 का चार्टेड एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर में क्या खास बातें थी कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को है ना पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी को है ना प्रशासनिक और राजधानिक संस्था बना दिया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार को अब पूरा उन्होंने समाप्त कर दिया कि अब आप इंडिया में मतलब अब आप ही इंडिया में नहीं रूल कर सकते हो। अब जो है वो ब्रिटेन पार्लियामेंट या फिर जो भी ब्रिटेन में अभी शासन है वो करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब उस समय कर दिया गया 1833 का। भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि जो अब सेंट्रलाइजेशन हो गया था इस समय इंडिया में कि पहले थे क्या कि कोई कहाँ रूल कर रहा है, कोई कहीं से रूल कर रहा है। अब वो पूरा का पूरा है ना सेंट्रलाइज कर दिया गया कि मतलब एक राजधानी होगी, फिर वो दिल्ली, फिर दिल्ली से इंग्लैंड, मतलब एक सेंट्रलाइज कर दिया गया कि जो सुप्रीम होगा बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा अब वो गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो भारत के प्रशासनिक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, और उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यानी कि वो पूरा इंडिया में रूल करेगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया, केंद्रीकरण हो गया आपका। तीसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर में, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो पहला था लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये आपको याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था वो वार्डन हेस्टिंग था। अब जो भारत का गवर्नर जनरल पहला था उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये आपको याद रखना है। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक अतिरिक्त कानून सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया और चौथा सदस्य के रूप में टीबी मकाले को नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि जो परिषद थी ना, इस परिषद में एक पहले 3 बंदे होते थे, अब इन्होंने एक चौथा बंदा भी ऐड कर लिया कि 4 बंदे इस परिषद में होंगे। और जो चौथे बंदे थे वो पहले वो टीबी मकाले थे। ठीक है, टीबी मकाले साहब थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, अब इसका जो 5वां पॉइंट है ये है कि जो टीबी मकाले की अध्यक्षता में है ना, टीबी मकाले की अध्यक्षता में ये जो आपका विधि है, जो आपका कानून है, इसका गठन किया गया। ठीक है, और छठा इसका पॉइंट है कि मकाले ने है ना, टीबी मकाले ने दास प्रथा, कन्या वध, सती प्रथा, इन सबको है ना अवैध घोषित कर दिया। यानी कि अब जो टीबी मकाले थे ना, अब ये इंडिया के जो रिलीजियस पार्ट है ना उसमें भी इंटरफेयर करने लगे थे। और शायद इसी वजह से है ना, मतलब जो एक कट्टरवादी लोग थे ये विरोध करने लग गए। और शायद इसी से मतलब शायद उनका सत्ता भी खत्म धीरे धीरे मेरे ख्याल से हुआ है। यानी कि जो टीबी मकाले साहब थे इन्होंने दास प्रथा, कन्या सती प्रथा, ये अब इम्पोर्टेंट बन सकता है। दास प्रथा, कन्यावध और सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, टीबी मकाले द्वारा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया गया। इन्होंने ही जो इंग्लिश मीडियम है उसको प्रमोट किया और उनको मतलब पूरी कोशिश की कि अब इंग्लिश मीडियम मतलब पूरा का पूरा जो मेंटली और एक आइडियोलॉजिकल होती है ना, वो पूरा का पूरा थोप दिया इन्होंने। ठीक है, टीबी मकाले साहब ने ही ड्रेन थ्योरी ऑफ का जन्म कहा जाता है। ड्रेन थ्योरी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, इसी समय ठगी प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय कर्नल स्लमीन को कहा जाता है, ठगी प्रथा। ठीक है, अब आता है 1853 का चार्टेड एक्ट। 1853 का जो चार्टेड एक्ट है इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये ब्रिटिश शासन का अंतिम चार्टेड एक्ट था। ठीक है, सबसे मेन है, अभी हम पढ़ रहे थे ना चार्टेड पीट्स इंडिया, ये तो ये जो था ना ये पहला था कि अंतिम है ये चार्टेड एक्ट। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। अब क्या था, पहले की जो वहाँ का भारत का जो गवर्नर जनरल होता था ना, वो दोनों कार्य दिखता था, विधायी और प्रशासनिक दोनों। अब क्या किया, दोनों को अलग कर दिया गया। भारत के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है,
और संपूर्ण भारत के लिए सर्वप्रथम एक विधायी मंडल बनाई गई। अब मतलब यहाँ पर इलेक्शन यानी कि अब जो रूल होता है ना वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनने लगे परफेक्टली तरीके से। भारत में सिविल सेवा के संबंध में मैकेले समिति, मैकेले के बारे में जानते हो ना भाई, मैकेले समिति की नियुक्ति की गई। यहाँ से आता है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए खास, मैकेले साहब। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मैकेले साहब। ठीक है, मैकेले साहब ने ही यूपीएससी की। और उस समय है ना जो नाम था इसका वो था इंडियन सिविल सर्विस, ECS। ठीक है, ECS नाम था, सिविल सर्विस था। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली परीक्षा का मतलब स्टार्टिंग किया गया। और वो पेपर है ना अब इंडियंस के लिए भी खोल दिया गया था। कब? भारत का लास्ट चार्टेड एक्ट वो आपका 1853 का, जिसमें सिविल सेवा का मतलब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो कॉपी पे। अब स्टार्ट होती है भारत शासन अधिनियम। अब जो ये भारत शासन अधिनियम है ना, ये पहला था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, यह अधिकार है ना जो 1858 में आया हुआ था। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम है 1858 में। अब जो 1817 में जो विद्रोह हुआ था ना, इसके परिणाम स्वरूप आया था। समझ सकती है ना, ब्रिटिश राजशाही को दे दी गई थी। अब जो ब्रिटिश राजशाही है, जो ब्रिटिश वहाँ के जो प्रिंस है, वही मतलब देखते लगे, मतलब वही अब इंटरफेयर करेंगे, जिसमें भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, भारत का जो शासन है वो किसके अधीन चला गया? महारानी विक्टोरिया के 1858 में। आप इसे याद कर सकते हैं, 57 के 58। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन सरकार अधिनियम। ठीक है, अब आता है आपका जो गवर्नर जनरल थे ना, अब उनको वायसराय कहा जाने लग गया। और जो पहले गवर्नर जनरल जो वायसराय बने उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पदों के समाप्त कर दिया गया और इसमें समस्त अधिकार सचिव को सौंप दिया गया। भारत का जो सचिव होता था उसको सौंप दिया गया। ठीक है, और 1784 के जो पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैत शासन का अंत हो गया, जो था ना 1784 में। कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका अंत कर दिया गया। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे जो फर्स्ट थे, वो आपको याद रखना है। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। अब हर चीज के लिए एक विभाग होता था। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है छठा इसका मेन पॉइंट, भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। जो भी भारत का सचिव बनता ना, वो ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसका सदस्य होता था। और इसकी सहायता के लिए है ना 15 सदस्य भारत परिषद का गठन करके इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोड ऑफ डायरेक्टर से द्वारा की जाती थी और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। ठीक है, और इस अधिनियम को अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ठीक है, अब आता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1861 1861। वायसराय को परिषद में कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, अध्यादेश जाने की दे दी गई। अब आप है ना अध्यादेश जो ऑर्डिनरीज होती है वो पास कर सकते हो। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा है ना मंत्रालय प्रणाली की मान्यता दे दी गई। ठीक है, वायसरॉय के नए प्रांत के निर्माण और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति के लिए अधिकार दिया गया और वायसरॉय ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करता था। ठीक है, 1861 में है ना लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव के विधान परिषद में मनौती दी कि आप अब है ना भारतीय जो विधान परिषद होता है उसमें आप सदस्य हो। ठीक है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को प्रांतों को विधायिका शक्ति और केंद्रीकरण दी गई। छठा इसका मेन पॉइंट है कि 5 वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, काउंसिलिंग ऑफ इंडियन एक्ट 1876 का है। महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित कर दिया गया कि अब आप सम्राट हो भारत के। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम 1893 का है। इसके उद्देश्य क्या थे भाई? इसके उद्देश्य मेन थे कि यह अधिनियम भारत आंदोलन के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बनाया गया था, परंतु इसकी केवल भारतीय विधान परिषद की शक्ति, कार्य और रचना की बात की गई है। ठीक है, इस अधिनियम को सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पर है ना वोटिंग सिस्टम होने लग गया, इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, विधानमंडल के सदस्यों का
अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। उनके सदस्यों को सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रश्न पूछने, बजट बहस अधिकार करने, लेकिन मतदाता का अधिकार नहीं दिया गया। ये भी ठीक है भाई। अब आता है सबसे मेन, जो बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी, एसएससी, सब चीज़ में पूछा जाता है, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसके हम शॉर्ट फॉर्म में माल्टो मिल्टे सुधार भी कहते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे कि भारत राजनीतिक में बढ़ते हुए उग्रवादी, क्रांतिकारी, राष्ट्रवाद, जो 3 वर्ड देख रहे हो ना, बड़े खतरनाक से, उग्रवाद, क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद के उत्पन्न स्थिति को समाप्त कर देना। ठीक है, इन सुधारों में सरकार की यह इच्छा विद्वाती थी कि कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं को पसंद कर दिया जाए और उनको सांप्रदायिकता की भावना को निर्णय करके उग्रवाद, क्रांतिकार, राष्ट्रवाद की शक्तियों को दमन कर दिया जाए। यानी कि कांग्रेस बीच में निकालिए काम कर रही थी। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को आकार में वृद्धि की गई, स्ट्रक्चर था वो पूरा बढ़ा देगा। विधान परिषद की चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसके तहत है ना, अब सार्वजनिक हित के विषय प्रस्ताव रखने, प्रश्न पूछने, प्रश्न पर उत्तर देने का अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि जो माल्टो मिल्टो वाला सुधार आया है, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यह है ना, भारत के जो सचिव है ना, उनको इससे बाहर रखा गया था और भारत की वायसराय के कार्य परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है छठा, इसका मेन पॉइंट क्या था? भारतीय अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक अधिकारों पर निर्वाचन पद्धति को समाप्त करने का प्रयास तथा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन फूट डालने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इन्होंने फूट डालने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसका एक 7वां मेन पॉइंट था, वो ये है कि इसमें जो लॉर्ड मिंटो थे ना, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो लॉर्ड मिंटो थे, फूट डालो राज करो, ये इन्हीं बंदे का है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो 1919 भारतीय इंडियन काउंसिलिंग एक्ट याद रखना आप लोग। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब भाई क्रांतिकार बहुत होने लग गए तो सुधार की बात तो करेंगे ही। ठीक है, इस अधिनियम की पहली बार देश में द्वैध संसदीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना किया गया। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन मतलब एक आपका जैसे होता है ना राज्यसभा लोकसभा, वैसा ही। तो जो थे ना लियोनिक कोडियस द्वैध शासक के जनक लियोनिक, तो ये लियोनिक कॉर्डिक्स, ये आप याद रखना बहुत। लियोनिक कॉर्डिक्स भारतीय द्वैध शासन के जनक थे। ठीक है, अब 34 बार इसके मेन पॉइंट ये है कि इस अधिनियम के द्वारा है ना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। यूपीएससी जो तुम कहते हो ना आज, यूपीएससी, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना की गई, लोक सेवा आयोग की। इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, बंगला, जितने भी कम्युनिटी के लोग थे ना, इन सबको पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर इनका विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत है ना, उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि आप राज कर रहे हो आप यहाँ पर, तो आपका जवाबदेही है कि आपके इलाके में क्या हो रहा है। ठीक है, 7वां है भारत शासन अधिनियम 1935। ये मेन यार इसी तो पढ़ाना चाहता था। 1935 का इसका तैयार किया गया। यह एक अंतिम संवैधानिक प्रस्ताव था। 1935 साइमन कमीशन, श्वेत पत्र, गोलमेज सम्मेलन और भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार बने। ठीक है, यानी कि 3 चीज से मिलकर है ना, उसके बाद ये अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में थी। संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई जो नई दिल्ली में थी, प्रीवी काउंसिल को सौंप दी जाती थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया। ठीक है, केंद्रों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और कुछ देशी रियासतें थी। संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया।
बहुत बढ़िया। संघ और जो केंद्र में शक्ति का विभाजन कर दिया गया। संघ सूची 59 यानी कि 59, विषय समवर्ती सूची 36 और विषय प्रांत यानी कि 3 चीज बना दिया गया इसमें, संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांत सूची, जिनके विषय भी दे दिए कि अब इन पे ये कानून बना है, अब इन पे ये लॉ जैसे जो भी कुछ करना है इनको करे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 1935, याद रखना, भारतीय शासन अधिनियम के दौरान। ठीक है, अब फिर आता है कि वर्मा को है ना भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में, जो आज के टाइम में म्यांमार है, रंगून वर्मा। अब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ये भारतीयों के सहयोग के लिए बनाया गया था कि अब जाओ तुम इंडिया के रूल रेगुलेशन ये वो प्लान रखाना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ब्रिटिश शासन के द्वारा महसूस किया गया कि भारतीयों द्वारा सहयोग अधिक महत्वपूर्ण होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1942 में मार्च महीने में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री रदरफोर्ड क्रिप्स ने कुछ प्रस्ताव भारत के साथ भेजे, जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार किया। क्रिप्स क्या प्रस्ताव था? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन के क्या प्रस्ताव थे। इसके अंतर्गत यह मान लिया गया कि युद्धोपरांत भारतीयों को यह अधिकार है कि वह अपने लिए अपने संविधान सभा का निर्माण कर सके, किंतु प्रांतों के लिए नए संविधान का निर्माण का स्वीकार करना या न करना उनको छीट दी गई। मतलब आज़ादी की पूरी बात देख रहे हो, क्रिप्स मिशन, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर में। क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, मुस्लिम लीग को इस प्रस्ताव को है ना अस्वीकार कर दिया गया, हम नहीं मानेंगे भाई जाओ। और ये क्या, इसको अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उस प्रस्ताव में सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा प्रस्ताव नहीं था। मुस्लिम लोग चाहते थे कि भाई हम धर्म के आधार पर बटे, तो ये उसमें नहीं था। ठीक है, अब गांधी जी द्वारा है ना, जो 5वीं इसकी विशेषता है कि गांधी जी द्वारा है ना प्रस्ताव की बात और तारीख को चेक है। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की सफलता के फलस्वरूप भारतीय वातावरण पूर्ण शांत हो गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 में दिन में मुंबई के अखिल भारतीय कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। वेवल योजना बहुत कम बंदे जानते हैं। वेवल योजना 1935, जब 1943 में है ना लॉर्ड लिंगथीथोगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल को वायसराय बना दिया गया और इनकी याद की घोषणा की गई। जब तक कि भारतीय स्वयं अपना संविधान न बना लेते हैं तब तक अंतिम व्यवस्था के रूप में अधिशासी परिषद के भारतीयकरण कर दिया जाए। उनके सभी भारतीय राजनेताओं और मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर सम्मिलित किया जाए और दलित वर्गों को और सिखों के लिए प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, परिषद में वाइसराय तथा कमांडर इन चीफ को भी शामिल किया जाना था। ठीक है, 1935 में शिमला सम्मेलन हुआ। 1921 में है ना शिमला सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वॉइस लॉर्ड वेविल द्वारा भारतीय नेताओं को सम्मिलित में बुलाया गया। 25 जुलाई 1945 तक चलाइए। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक दलों को विभिन्न के चलते ठोस निर्णय को नहीं पहुंचा। भाई पूरी तैयारी की थी बढ़ाने की। अखंड भारत की मांग कर रहे थे, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। ये शांति के लिए बनाया गया था। हिंदू और मतलब जो सांप्रदायिक के आधार पर बट रहे थे राज्य, उनको सहमति के लिए शिमला समझौता जिसे भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भी मैंने देख लिया 1945 का। अब भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 जो आखिरी है यार, अब चलते हैं इधर। अब ये क्या था? 26 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो 20 फरवरी 1947 को भारतीय प्रधानमंत्री क्लीमेंटन एटली की घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को भारतीय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। वाह, कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। देख रहे हो ना, यानी कि 30 जून से भारत में ब्रिटिश हट जाएंगे, वो वहाँ पे राज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ कर दिया गया इन्होंने। अब 3 जून को 1947 को जो माउंट बैटन थे ना, 30 जून 1947 को माउंट बैटन ने भारत विभाजन
योजना की प्रस्तुति की। भारत ने ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र बनाने की घोषणा किया। इसमें भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि चाहे तो वो भारत के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे या स्वतंत्र होकर रहे। इस अधिनियम को लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा था भाई भारत का संविधान का पूरा इतिहास जो भी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा आने वाले वीडियो में जितने भी वो थे ना और भारतीय संविधान सभा कैसे ये वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो ये मिलते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है भाई।